वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है आपको मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने की, जो एनडीए और सीडीएस के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो भी एस्पायरेंट्स हैं जो एनडीए और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके मैथ्स के सिलेबस में, जहाँ से आप बहुत आसानी से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। तो उसी के सिलसिले में मैंने एक सीरीज़ शुरू की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने का। बहुत सारे बच्चों को ये बड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर है। बस ज़रूरत इस बात की होती है कि आप इसके बेसिक्स को अच्छे से समझ लें, जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको सीख लें, तो आगे चल के जो इससे रिलेटेड टॉपिक हैं जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, कॉनिक सेक्शन हो गया, वो भी आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो आइए आज उसी के सीरीज में आगे बढ़ते हुए, इसके पहले आपको 2 वीडियो मिल चुके हैं, ये आपका तीसरा वीडियो रहेगा जिसमें आगे हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आज का हमारा टॉपिक है, सामने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक नाम है सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी त्रिभुज का सेंट्रॉयड पता करना। सेंट्रॉयड बोला जाए या ग्रेविटी बोला जाए, दोनों बातें सेम होती हैं। सेंट्रॉयड मीन्स होता है केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र। तो ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का नाम है ABC। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट आपको दे दिए जाएं, जैसे ये है शीर्ष A जिसको हम वर्टेक्स A बोलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और शीर्ष B है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 है, और इसका वर्टेक्स तीसरा वाला वर्टेक्स है C, इसका कोऑर्डिनेट आपको x3 y3 दिया जाता है। और कह दिया जाए इसका जो सेंट्रॉयड है जिसको हम G से डिनोट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट यानी x, y आपको बताना है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि सेंट्रॉयड होता क्या है। सेंट्रॉयड बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस दैट मीन माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम लोग सेंट्रॉयड या फिर केंद्रक बोलते हैं। सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल जो होता है, x और y जो उसके कोऑर्डिनेट निकालना रहता है, ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, यानी तीनों के x1 वाले टर्म ले लेना है, अपॉन 3 से डिवाइड कर देना है। इससे आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब पहला वाला कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। फिर एब्सिसा निकालने के लिए, y निकालने के लिए क्या करना है, y1 y2 y3 अपॉन में 3 कर देना, बस इतना सा करना है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि सेंट्रॉयड बनता कैसे है, तो पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि जो सेंट्रॉयड होता है ये मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो पहली बात तो मीडियन क्या होगी? मीडियन ये होता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल ABC है, तो किसी भी ट्राइंगल में आपको पता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ये बात पता होगी आपको। 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती हैं, एंगल A हो गया, एंगल B हो गया, एंगल C हो गया, और 3 साइड आपको दिख रही हैं। तो मीडियन ये होता है कि किसी भी वर्टेक्स को, किसी भी शीर्ष को सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से, ये क्या रहेगा, इसका मिड पॉइंट रहेगा, इससे मिला दिया जाए इस तरीके से, ये M1 नाम दे देते हैं, ये इसका मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट होगा? इस वाले साइड का BC का। तो मिड पॉइंट को किसी वर्टेक्स से मिला दिया जाए तो इस तरीके से जो बनता है उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो ये पहली मीडियन हो जाएगी। इस तरीके से दूसरी हम मीडियन बनाएंगे तो सामने वाले साइड के दूसरे के मिड पॉइंट से जाके मिलेगी, और तीसरी साइड के मिड पॉइंट को अगर सामने वाले वर्टेक्स से मिला दिया जाए तो ये तीसरी मीडियन बन जाएगी। यानी किसी भी ट्राइंगल में आप 3 मीडियन बना सकते हैं। ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इसी को बोला जाता है G। G मतलब ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉयड, इसको बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। यही चीज़ है जो आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये ज्योमेट्री का पार्ट होता है जो मैंने आपको अलग से बता दिया। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा x, y, और तीनों ही वर्टेक्स के आपको कोऑर्डिनेट पता रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इतना कर देना है, G x, y इक्वल टू x1 x2 x3 अपॉन में 3, y1 y2 प्लस y3 अपॉन में 3। और अगर पूछा जाए क्या होता है सेंट्रॉयड, तो हम कहेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। जहाँ पे मीडियन कट कर रही होती हैं वहाँ पे जो पॉइंट बन रहा होता है दैट इज सेंट्रॉयड या फिर ग्रेविटी। आपकी समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नोट कर लीजिए इसे। आइए, मैं आपको पढ़ा रहा था सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉयड निकालना। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस देन आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। चेक कर लिया होगा आप लोगों ने? चलिए ठीक है।
क्वेश्चन आइए पढ़ा जाए। क्वेश्चन ने क्या कहा है, इफ टू वर्टिसेज ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर A 5,2 B -7,4 एंड इट्स सेंट्रॉयड इज -2,3, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। एक ट्राइंगल है जिसके दो वर्टेक्स A और B दे रखे हैं और तीसरा वर्टेक्स आपको C पता करना है, जबकि इन्होंने कह दिया कि इसका जो सेंट्रॉयड है -2,3, मतलब किसी भी ट्राइंगल का इन्होंने इस बार सेंट्रॉयड दे दिया है, दो वर्टेक्स दे दिए, तीसरा वर्टेक्स आपको निकालना है, तीसरा वाला शीर्ष कितना होगा ये आपको पता करना है। तो कुछ इस टाइप का ट्राइंगल बनेगा ABC। इन्होंने क्या किया है, A का कोऑर्डिनेट दे दिया, कितना दिया है 5,2 और B का दिया है आपका -7,4, तो लिख लेते हैं हम लोग। और D का हमें नहीं पता, C का हमें नहीं पता है, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं x3 y3, यही तो लिखा जाता था। और G का दे रखा है, सेंट्रॉयड इन्होंने बता रखा है x, y कितना दिया है -2,3, तो -2,3 सेंट्रॉयड दे रखा है, आपको थर्ड वाला वर्टेक्स बताना है। तो बेहद आसान है, आपको पता है क्या करना है। हमने ये सीखा था कि सेंट्रॉयड निकालने के लिए, उसका ऑर्डिनेट निकालने के लिए एब्सिसा इस तरीके से करते थे। x की वैल्यू निकालने के लिए हमने पढ़ा था x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, यही लिखा जाता था। ठीक है, x इन्होंने दे रखा है, x कितना है -2 रख दिया। x1 अगर आपको देखा जाए कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, x1 5 लिख लिया, प्लस x2 देखा जाए तो -7 है, तो यहाँ पे -7 लिख दिया जाए, -7 प्लस x3 हमें पता करना है, नई जानकारी है कितना, अपॉन में 3 कर दिया। ठीक है, ये किया। उसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 इक्वल टू 5 - 7 करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस में x3 हो जाएगा। x3 की वैल्यू जब निकालेंगे 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -6 + 4, तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको मिल जाएगा x3 की वैल्यू -4। यहाँ से हमें x3 मिल गया। ठीक है, यानी तीसरा वाला वर्टेक्स का पहला वाला पॉइंट मिल गया। दूसरे पॉइंट को निकालते हैं। हमने ये सीखा है दूसरा पॉइंट कि y निकालने के लिए हमें लिखना पड़ता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, यही लिखते हैं। y देखा जाए तो सेंट्रॉयड का ये सेकंड वाला पार्ट एब्सिसा कितना है, ये 3 दे रखा है, तो यहाँ सेंट्रॉयड का y की वैल्यू 3 रख देते हैं। y1 देखेंगे तो a1 लिखना पड़ेगा, तो a1 की जगह पे क्या है 2 दे रखा है, 2 प्लस y2, इसमें y2 कौन सा दूसरा वाला पॉइंट का क्या रहेगा 4 रहेगा, प्लस y3 हमें पता नहीं, वो निकालना है, लिख लेते हैं एज इट इज, अपॉन में 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 4 + 2 आपका हो जाएगा 6 प्लस y3, ये इधर माइनस कर देंगे तो y3 निकल के कितना आ जाएगा, 9 - 6 कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा। क्रॉस चेक करा लीजिए कि आंसर इसका सही है। ठीक, एक बार रीचेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे इसने क्या दिया था 5,2 दिया था माइनस, अरे एक चीज रह गया है, अच्छा ऐसे लगाने पर ये आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज मैंने ध्यान नहीं दिया है, -4 है, तो रहने देते हैं, इसी को हटा देते हैं, सही हो गया। अब देखिए ये दे रखा था, तो हमने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, हमने सीधा सा इतना सा लिखा है कि कोई भी ट्राइंगल हमें दे रखा था AB और उसके हमें कोऑर्डिनेट दे रखे थे, सेंट्रॉयड का दे रखा था, तीसरा वाला वर्टेक्स बताना था, हमने ऐसे ही लिख दिया, ये लिख लिया x1 x2 x3 अपॉन में 3, x1 की वैल्यू वहाँ से मिल गई 5, x2 हमें मिल गया -7, x3 निकालना था अपॉन में 3, 3 2 6 -6, 5 - 2 तो -2 हो जाएगा, 2 इधर आएगा प्लस, इसलिए -4 x3 की वैल्यू आ जाएगी। सेम यहाँ पे किया जाए तो ये कितना आपका आ गया y = y1 y2 y3, y1 आपको 2 मिला और y2 आपको क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, y3 आपको कितना दे रखा है, y3 आपको निकालना है, 3 3 जा 9 और 9 - 6 3 आ जाएगा y3, यानी जो सेंट्रॉयड हमारा तीसरा वाला वर्टेक्स निकल के आया है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक तो हो गया -4 और दूसरा क्या हो गया 3 हो गया, ये आंसर रहेगा। ठीक है, व्हाट इट, बहुत ही इजी टॉपिक था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में लगा देंगे तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेंट्रॉयड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसमें इसलिए जानबूझ के मैंने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लिया था सेंट्रॉयड का, बाकी डायरेक्ट सेंट्रॉयड निकालने के लिए आएगा तो आप ऐसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
आइए उसके आगे हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। सेंट्रॉइड जानने के बाद एक और टाइप का सेंटर होता है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका नाम है इन सेंटर, जिसको हम अंतः केंद्र बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि इन सेंटर या अंतः केंद्र होता क्या है। कोई भी एक ट्रायंगल होता है, इसमें इन सेंटर को आई से डिनोट किया जाता है। आई मीन्स इन सेंटर, जिसको अंतः केंद्र बोलते हैं। ये इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको निकालने के लिए कहा जाएगा, जो x, y होता है, जैसे आपने सेंट्रॉइड का निकाला था। और तीनों वर्टेक्स के आपको कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे। जैसे 3 वर्टेक्स है, पहले का दे दिया जाएगा x1 y1, दूसरे का x2 y2 और तीसरे वर्टेक्स का x3 y3। ये आपको कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इससे बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होगा। तो हम मान लेंगे उसका कोऑर्डिनेट्स है x, y, इसी की वैल्यू आपको निकालना है। तो आप जानते हैं इसमें 3 साइड होती है। एंगल ए के सामने वाली जो साइड बन रही होती है इस तरीके से, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल a से लिखते हैं। एंगल बी के सामने जो एंगल बी होता है, इसके सामने वाली साइड को हम b से लिखते हैं, और एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल c से लिखते हैं। तो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c क्या डिनोट करते हैं, ये साइड को डिनोट करते हैं, भुजा की लंबाई को बताते हैं। और कैपिटल ABC क्या बताते हैं, ये किसी भी ट्रायंगल के एंगल को बता रहे होते हैं। और कोऑर्डिनेट आपको पता है। तो सेंट्रॉइड इन सेंटर बनता कैसे, आप यहाँ से समझेंगे। ABC अगर एक ट्रायंगल है और ये एंगल A है, इस एंगल A का हम एक कोणार्धक बनाएं। कोणार्धक मतलब होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जो इस एंगल A को आधा आधा कर दे, हाफ हाफ कर दे, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, अंतः कोणार्धक। तो ये एंगल बाइसेक्टर जो बनाएंगे तो ये बढ़ा देंगे तो आगे जाएगा। फिर ऐसे ही एंगल B का एक और हम एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये जाएगा। फिर एंगल C जो है इसका भी एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, अंतः कोणार्धक बनाएंगे। ये क्रॉस बनाने का मतलब ये एंगल बाइसेक्टर को बताता है। एंगल बाइसेक्टर का काम ये होता है कि जहाँ पे हम बनाते हैं इस एंगल को, ये हाफ हाफ कर देता है। ये तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट कर रहे होते हैं वहाँ पे बन रहा होता है हमारा आई मीन्स इन सेंटर। जैसे आपने सेंट्रॉइड में देखा था कि मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेंट्रॉइड बनता था, वैसे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आई बनता है इन सेंटर। और इस इन सेंटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और जो सर्कल बनेगा वो ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा और ट्रायंगल के तीनों ही साइड को टच करता हुआ बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के अंदर बना हुआ है। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं इन सर्कल। इन सर्कल यानी अंतः केंद्र, सॉरी अंतः वृत्त, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर बन रहा है इसीलिए इन सर्कल और अंतः वृत्त। और इसका जो सेंटर बन गया है इन सेंटर इसको बोला जाता है। वैसे ज्योमेट्री आपके में है नहीं, सीडीएस में आती है, लेकिन इसकी जो रेडियस होती है इसको स्मॉल r से लिखा जाता है। एक और ट्रायंगल बनता है जो बाहर की तरफ बनता है, जिसको हम सर्कम सर्कल या फिर बाह्य वृत्त बोलते हैं, जो इसके बाहर बनता है। ये आपने समझ लिया। अगर आपसे फिर यही डेफिनेशन पूछा जाए कि भाई इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के इंटरसेक्शन पॉइंट जो बनेंगे किससे बनेंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। इससे बनने वाला जो बिंदु होता है, पॉइंट होता है, उसी को हम इन सेंटर बोलते हैं। हिंदी में अगर आपको बोलना है तो अंतः कोणार्धक। अंतः कोणार्धक क्या होते हैं, जो कोणों को आधा आधा कर दें। अंतः कोणार्धक के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब बात आती है कि इसका हम कैसे निकालें कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक कैसे पता करें, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आई जिसके हमने कोऑर्डिनेट मान लिए x, y, x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो निकालने का तरीका ये होगा कि 3 साइड आपको ABC पता है। ABC क्या होता है, उस ट्रायंगल की साइड है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हम लिखेंगे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। x1 x2 x3 कहाँ से मिलेंगे आपको पता है, ये x1 होता है, ये x2 होता है और ये x3 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है और ये y3। जो 3 पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे वहाँ से मिलेंगे। अपॉन में a प्लस b प्लस c, तीनों साइड का सम कर देना है। ऐसे दूसरे वाले का निकालेंगे तो ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी वही हमारा इन सेंटर आ जाएगा। इजी है ना, बहुत आसान है। इसको नोट कर लीजिए कहीं अपने नोटबुक में अच्छे से, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि ये आपको काम आ जाएगा। ये चीज़ आपको पता रहेगी तो डायरेक्ट आप लगा देना, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये बात आपको नहीं पता है देन यू विल हैव टू स्किप द क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन बचता नहीं है निकालने का ना। तो लिख लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, फिर हम इस पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल करते हैं। बनाइए।
आइए इन सेंटर आपने सीख लिया कि कैसे निकालते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेज A, B एंड C। A, B और C के जो वर्टेक्स हैं, ABC वर्टेक्स हैं, इनका कोऑर्डिनेट दिया है। A दिया है 0,6, B दिया है 8,12 एंड C दिया है 8,0। ये तीनों वर्टेक्स आपको दे दिया गया है और कहा गया कि इसका इन सेंटर पता करिए। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा। ये हमारा इन सेंटर हो गया और A के कोऑर्डिनेट दिया है 0,6 और B का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, B है हमारा, इन्होंने दिया 8,12 एंड C क्वेश्चन में क्या दिया गया है 8,0। C इज 8,0। तीनों वर्टेक्स पता चल गए, अब इन सेंटर के पता करना है। तो मैंने कहा था कि ABC ये तीनों साइड होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तो आप आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अच्छा लिया हुआ है, इसमें ABC साइड दिया नहीं गया है, मतलब फिर भी आपको लगाना है। तो जानबूझ के मैंने क्वेश्चन अच्छा लिया, अगर ये तीनों दे दिए जाएंगे थोड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। देखिए अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें केवल तीनों आपको वर्टेक्स दिए गए, साइड दिया ही नहीं गया, लेकिन आप जो इसका फॉर्मूला जानते हैं उसमें A आता ही आता है, ABC आते हैं, तो क्या करेंगे हम इसके साइड पहले पता कर लेंगे। जैसे साइड हम नीचे वाली साइड स्मॉल a निकालना है, तो इसको ये क्या बोल सकते हैं, साइड BC या फिर A बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे साइड AC या फिर B बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे साइड AB या फिर C बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एंगल A के सामने के साइड को स्मॉल a से लिखा जाता है। तो BC यानी A हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम एक तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि हमें ये लेंथ निकालना है A से B तक या B से C तक, तो हम क्या करेंगे 2 पॉइंट हमें पता है और आपको जानकारी होगी, मैंने इसी चैप्टर में आपको बता रखा है कि अगर 2 पॉइंट आपको पता चल जाए इस तरीके से A, B और इनके कोऑर्डिनेट आपको पता हो x1, y1 और x2, y2, तो कह दिया जाए कि इसकी लेंथ बताओ यानी डिस्टेंस बताओ क्या होगी। तो हम इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसी में एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा स्टार्टिंग वाला, जिसमें हम ऐसे लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? बिल्कुल याद होगा। तो जो स्टार्टिंग में हमने सीखा था वही यहाँ पे हम लगाएंगे, 3 बार लगाना पड़ेगा जिससे तीनों साइड हमें पता चल जाए। मैंने कहा था अगर नहीं दिया होगा तो यही एक तरीका होगा इसको लगाने का। तो आइए लगाते हैं, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पता होगी और समझ पाएंगे। चलिए ये निकालने के लिए हमें ये वाली साइड निकालना है, तो हम लिखते हैं x2 माइनस x1। x2 का मतलब हो गया 8, तो 8 माइनस ये 8 है, x1 8 माइनस 8, ये तो 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1। y2 कितना है 8, सॉरी 0 है y2 कितना है यहाँ पे 0 है, तो 0 माइनस y1 कितना है 12, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये 0 मिल जाएगा, ये 12 का स्क्वायर यानी 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 12, यानी ये वाली साइड कितनी आ गई, ये आ गई 12, मिल गया। अब दूसरा, अब BC के बाद हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे AC निकाल लेंगे। AC निकालने का मतलब साइड B आप निकाल रहे हैं, तो साइड B में भी डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। साइड B निकालने के लिए इन दोनों में लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये प्लस रहेगा, प्लस हाँ ये प्लस था, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या मिलेगा 8 माइनस 0 यानी 8 का स्क्वायर 64 होगा, 0 माइनस 6 स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो 36 प्लस 64 100 आ जाएगा, अंडर रूट में 100, और अंडर रूट 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, यानी ये वाली साइड कितनी आ गई 10 आ गई। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद फिर हमें निकालना है साइड AB निकालना है साइड, यानी C की वैल्यू आपको पता करना है, तो इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। A और C निकालने के लिए x2 माइनस x1 करेंगे, तो 8 माइनस 0, यहाँ पे 8 दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है, इसका स्क्वायर, प्लस फिर होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 दिया है 12 माइनस y1 कितना दिया है 6, इसका स्क्वायर करेंगे, ये अंडर रूट में है। फिर से हमें देखिए क्या मिल रहा है, 8 का स्क्वायर 64, 12 माइनस 6 का स्क्वायर 36, फिर से 100 मिल जाएगा आपको, 100 मिल जाएगा यानी 10 आ गया। इसकी भी लेंथ कितनी आ गई 10 आ गई, तो दो साइड 10 की हो गई और तीसरी वाली साइड है 12 की, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है जिसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब आप अपना इन सेंटर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, I क्या होता है
आई हमने ये पढ़ रखा है, ये होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, ये पढ़ा था। फिर होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, ये होता है। रख दिया जाए वैल्यू फटाफट, ठीक है रखते हैं। a मीन्स क्या हो जाएगा आपका 12 इंटू x1 आपका क्या है 0 है, प्लस b आपका कितना है 10 इंटू x2 कितना है, x2 ये वाला हो जाएगा आपका, सॉरी x1 कितना लिखा था मैंने, x1 0 और x2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस c कितना है आपका 10 है। क्या ये बात आप समझ रहे हैं, मैं पॉइंट वहीं से लिख रहा हूँ, ठीक है। c 10 हो जाएगा, x3 कितना हो जाएगा आपका, x3 यहाँ दे रखा है 8, ये लिख लिया, अपॉन में a प्लस b प्लस c, तीनों का सम करना है तो 12 10 22 10 32, तो ये 32 हो गया, ठीक है। दूसरा वाला देख लेते हैं ay1, a मीन्स आपका ये 12 हो जाएगा, y1 कहाँ हो मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 6 है, प्लस b आपको कितना मिला है 10 इंटू y2 आपको यहाँ मिलेगा 12 प्लस c कितना है 10 इंटू y3 कहाँ गया, y3 आपको यहाँ पे मिलेगा 0 है, अपॉन में a प्लस b प्लस c 10 12 और 10 आपका फिर से मिलेगा 32, तो ये आ गया आपके पास। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है। ये तो 0 हो गया, ये 10 8 जा 80 और ये 10 8 जा 80, 80 और 80 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, अपॉन में 32 कॉमा ये कितना हो जाएगा 12 6 जा 72 और 10 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे 12 दहम 120 होता है, तो 72 120 और ये तो 0 हो जाएगा, तो 120 प्लस 72 120 प्लस 72 कितना हो जाएगा 192 अपॉन में 32, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब ये कितने से कट रहा है, लगभग 5 से कटेगा, 5 तो यहाँ से हमें मिलेगा 5, डायरेक्ट में काट रहा हूँ आप काट लीजिएगा, और ये कितना 6 से कटे ना, 6 2 जा 12 6 3 जहाँ 6 टाइम कटेगा तो 6 आ गया, ये आ गया, तो दैट इज द आंसर, ये आ गया 5,6 हमने निकाल लिया है, पता कर लिया इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 5,6, यही हमें पता करना है। तो इन सेंटर इक्वल टू आ गया हमारे पास 5,6। तो ये रहेगा इसको लगाने का मेथड। मैंने जानबूझ के अच्छा क्वेश्चन लिया था, पहले हमें क्या करना पड़ा, तीनों साइड निकालनी पड़ी। कभी कभी क्वेश्चन में तीनों साइड दे देता है तो आसान हो जाता है क्वेश्चन, इसमें नहीं था तो ये जानबूझ के मैंने बताया, जिससे आपको पता रहे कि अगर साइड के लेंथ निकालना हो तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इससे हमने साइड पता कर लिया, फिर हमने इन सेंटर वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करना पड़ा क्योंकि इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बहुत होती है। कैलकुलेशन करने के बाद हमें इन सेंटर क्या पता चला है 5,6। तो हमें उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा एनडीए या सीडीएस के एग्जाम में आप आसानी से इसको लगा पाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लिख के बना करके रख लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम में क्विक रिवीजन करने में ये आपको हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, चलिए इसको नोट करने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला टॉपिक होगा। तो लिख लीजिए इसको अच्छे से। आइए एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में। अभी हमने आपको बताया था कि सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट हम कैसे पता करते हैं, यानी केंद्रक का, और उसके बाद फिर हमने सीखा कि इन सेंटर जिसे हम अंतः केंद्र बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक किस तरीके से पता किया जाएगा। एक और टाइप का सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कभी कभार एग्जाम्स में आ जाता है, और इसका नाम है सरकम सेंटर। जैसे दो सेंटर आपने पढ़ाए वैसे एक और सेंटर होता है, इसको सरकम सेंटर या फिर परिकेंद्र बोलते हैं। नाम से ही आपको आइडिया मिल गया होगा कि सरकम मतलब चारों तरफ, सेंटर मतलब बाहर की तरफ जो बनेगा सर्कल उसका सेंटर होगा, इसलिए इसका नाम होता है परिकेंद्र। जो बाहर सर्कल बन रहा होता है उसके केंद्र को परिकेंद्र या फिर सरकम सेंटर बोलते हैं। अभी हमने सीखा था कि एक ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है,
तो एक तो सर्कल उसके अंदर में बन जाता है। किस तरीके से बनता था, क्यों उसमें हमने देखा था एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट से सेंटर ड्रॉ करते थे, फिर एक सर्कल उस पर बनाते थे, तो तीनों साइड को अंदर से टच कर रहा होता था। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक और इंटरसेक्शन पॉइंट मिला हुआ है जिसकी वजह से O लिखा जाएगा या C लिखा जाएगा या P लिखा जाएगा, कुछ भी लिखा जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे सरकमसेंटर। ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है और इसको आधार लेते हुए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो बाहर से बनेगा और तीनों ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से, तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा। इस तरीके से जो भी सेंटर बनता है उसको हम सरकमसेंटर बोलते हैं। लेकिन ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, पहले इसको पढ़ लिया जाए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डू यू नो व्हाट इज साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हिंदी में बोलते हैं भुजा लंबार्धक। तो भुजा लंबार्धक के कटान बिंदु को हम लोग सरकमसेंटर बोलते हैं। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो यहाँ पे कट कर रहा होता है, वहाँ पे बनता है सरकमसेंटर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि देखिए साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जो साइड का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए और वो परपेंडिकुलर साइड को बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा कर दे, इस तरीके से जो लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ऐसे 3 बाइसेक्टर बनाए जाएंगे, तीनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे हमारा सरकमसेंटर बनता है। तो पहले ये बात मैं आपको समझा दूं अच्छे से। देखिए इस तरीके से रहेगा, मान लेते हैं एक ट्राइंगल ABC है हमारे पास, ऐसा ये हो गया ट्राइंगल ABC, ठीक है। कहाँ बनता है सरकमसेंटर? मैंने कहा कि इसके साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने पड़ेंगे। तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहली बात तो ये आधा आधा करना चाहिए, तो एकदम बीचों बीच लेंगे, ये पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से एक हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका बनाएंगे। ये साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया और ये हमेशा 90 डिग्री पे होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ही होता है। अब इस वाली साइड का बीच में एक पार्ट लेंगे और इस तरीके से इसको परपेंडिकुलर खींचेंगे इसका ऐसे, और फिर यहाँ के लेंगे और इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे ऐसे। तो देख रहे हैं लगभग यहाँ पे बन रहा है। तो ये बीचों बीच नहीं बनता, ये ट्रायंगल पे डिपेंड करेगा, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में बीचों बीच में बनता है, बाकी किसी भी ट्रायंगल में इसके लिए नहीं। विषमबाहु त्रिभुज में थोड़ा सा इधर उधर बनता है, इसीलिए मैंने वहाँ भी बीचों बीच नहीं बनाया, थोड़ा आगे पीछे बनाया है। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है यही बनता है हमारा सरकमसेंटर। बात समझ में आ गई? ये तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, साइड को आधा आधा कर रहे होते हैं, साथ ही साथ उस पर लंबवत होते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे एक पॉइंट मिलता है जिसको बोलते हैं सरकमसेंटर। अब ये जो सरकमसेंटर होता है, अब ये क्या करते हैं, इसके थ्रू एक हम लोग सर्कल ड्रा करते हैं जो तीनों ही साइड से होके गुजरता है, इस तरीके से होके गुजरता है। तो एक सर्कल बन जाएगा ऐसे। और एक नई बात जानने की ज़रूरत ये है कि ये इसी वर्टेक्स से इसको अगर मिला दिया जाए, तो इसको मिला दिया जाए और इसको मिला दिया जाए इस तरीके से, और इसको मिला दिया जाए, तो ये कैपिटल R हो जाता है, जिसको हम सरकम रेडियस की सरकम सर्कल की रेडियस बोल देते हैं। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से वहाँ तक की दूरी तीनों बराबर होती है, ये भी सरकम रेडियस बनेगा, ठीक है। इसीलिए एक पॉइंट आप लोग अलग से लिख सकते हैं कि जो सरकमसेंटर होता है इसके ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है। डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 वर्टेक्स एंड फ्रॉम द सरकमसेंटर इज इक्वल। क्या हो जाता है यहाँ से आपको क्या सीखना है, ये O है, ये है, यानी आपको ये मिलेगा OA इक्वल टू कितना मिल जाएगा, O से B तक का, और ये इक्वल कितना हो जाएगा, O से C तक का। ये तीनों ही डिस्टेंस आपस में बराबर होती हैं। क्यों बराबर होती हैं? क्योंकि ये सर्कल के रेडियस की काम करती हैं, इनको मिला दिया जाता है। इक्वी डिस्टेंस बोला जाता है कि जो इक्वी डिस्टेंस मतलब समान दूरी पर, जो सरकमसेंटर होता है तीनों ही वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होता है, समान दूरी पर होता है। बात समझ गए होंगे? चलिए अब बात आती है कि इसको हम निकालें कैसे। तो देखिए इसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा, इसको निकालने के लिए बस यही हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होती है, जिसको हम R बोल देते हैं। ये इसके रेडियस का काम करता है, ये भी R होता है, ये भी R होता है। तो हमने अभी सीखा कि इक्वी डिस्टेंस होता है, नोट में लिख देता हूँ आपके लिए, नोट सरकमसेंटर, क्या लिखेंगे, सरकमसेंटर परिकेंद्र इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब क्या होता है, शीर्ष, वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल।
सरकम सेंटर त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है, इसलिए हम यहाँ से सीखेंगे कि OA इक्वल टू हो जाता है OB और ये क्या हो जाएगा OC, ये तीनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी का यूज करते हैं हम क्वेश्चन को लगाते हैं। हम करते क्या है, हमें पता है ये तीनों बराबर है, इसलिए इन तीनों का स्क्वायर भी बराबर होगा, तो OB स्क्वायर इक्वल टू हो जाए OA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OB स्क्वायर के और इक्वल टू कितना हो जाएगा OC स्क्वायर का। इसका यूज हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि x और y का कोऑर्डिनेट क्या है, जो कि सरकम सेंटर के लिए हमें निकालना है। इसको बना लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। कभी कभार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इसको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। हर एक क्वेश्चन आपको करके आना है, जिससे कि आपका मैक्सिमम स्कोर हो सके और आप NDA और CDS में बढ़िया स्कोर मैथ्स में करेंगे, तो बाकी सब्जेक्ट पे आपका जो बर्डन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो बना लीजिए, फिर इस पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग कर देगा, और जो चीज़ आपने सीखा है इसको आप मेरे साथ वहाँ पे अप्लाई करना सीख जाएंगे। बनाइए। आइए, हम लोग सीख रहे थे सरकम सेंटर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे पता किया जाए। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया इफ़ द वर्टिसीज ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर A 8,6, B 8,-2 एंड C 2,-2। तो तीनों वर्टेक्स आपको दे दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट दिया गया है। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सरकम सेंटर, तो इससे बनने वाला जो ट्राइंगल होगा उसका सरकम सेंटर क्या होगा, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है। तो तीनों वर्टेक्स दिया गया है, मतलब कुछ इस टाइप का होगा, ABC आपको बता दिया जाएगा। इसका जो सरकम सेंटर O बनेगा वो आपको बताना है। तो हम तो मान के ही चलते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है x, y, इसी को हमें निकालना रहेगा। लिख लेते हैं, इन्होंने पॉइंट A क्या क्या दिया है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट दिए हैं 8,6, ये x1 y1 हो जाएगा। पॉइंट B दिया है इन्होंने 8,-2, 8 एंड -2 ये हो जाएगा। C इन्होंने दिया है 2,-2, 2 और -2 लिख लिया हमने। अब हमने आपको बताया था कि इसका निकालने का फॉर्मूला नहीं होता है, ये हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि सेंटर से सरकम सेंटर से और तीनों वर्टेक्स बराबर दूरी पे होते हैं। दैट मीन्स OA इक्वल टू होता है OB इक्वल टू कितना होता है OC, ये पता है। तो इसका मतलब इनका स्क्वायर भी सेम होगा, OA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OB स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा OC स्क्वायर। इतनी बात हमें पता है। अब हम लगा देते हैं फॉर्मूला। OA का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, OB और OC तीनों के डिस्टेंस। तो O से A तक यहाँ हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ये XY है और ये है X1 Y1। तो अगर आप इसको लगाते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है कि हम लिखते हैं, अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर लिख दिया, सीधे लिखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर ये आपको पता होता है, तो हम ऐसे लिखते हैं x माइनस दूसरे वाले का पॉइंट ले लेते हैं, 8 दिया है उन्होंने, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो जो मुझे उम्मीद है आपने देख लिया होगा। प्लस फिर क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर कहाँ है y2 - y1, y2 यानी y - 6 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया यहाँ तक की बात। अब OB स्क्वायर लिखेंगे, OB स्क्वायर का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तब ये हो जाएगा x - 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस यहाँ पे कितना दिया 2, तो y + 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। उसके बाद हमें फिर तीसरा वाला लगाना है C वाला लगाना है। O से C तक का हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का, तो हम लिखेंगे x माइनस y नहीं, x माइनस ये x हो जाएगा और यहाँ पे 2 दे रखा है, x - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा y माइनस प्लस हो जाएगा, y + 2 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ गए? तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, केवल तीनों जगह पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया और स्क्वायर लगा था, इसलिए अंडर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले जब हम ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला हम जब सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x - 8 दोनों साइड है, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा y - 6 का होल स्क्वायर इस साइड में बचेगा, इक्वल में यहाँ पे दिया है y + 2 का होल स्क्वायर।
पता चला आपने क्या किया, मैंने ये किया है कि इन दोनों को लेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, कट गए हैं, सेम सेम है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36 माइनस का 12y, और राइट साइड में मिलेगा y का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4y। अब आप देखेंगे y स्क्वायर कट गया, और कुछ कटने लायक है नहीं, तो ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, -12 + 4 कितना हो जाएगा 16y, और 4 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 32, यानी y की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई है 2, y की वैल्यू 2 मिल गई है। इस तरह हमें x की वैल्यू निकालना है। अब क्या करते हैं, यहाँ हमने क्या किया था, ये पहला वाला लिया था यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये लिया था। अब दूसरे बार में हम 2 और 3 को ले लेते हैं, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये y + 2 सेम है, दोनों कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, इधर बचेगा x - 8 का होल स्क्वायर इक्वल में, ये तो कट गया, यहाँ पे क्या बचा x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ओपन करने पे x स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64 माइनस 2ab होता है 8 2 जा 16x इक्वल में, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4x, फिर से x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गया, -16x है और ये आपका 4x है, ये इधर राइट साइड में जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, तो 16 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x, 4 माइनस इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60, तो 12 से 60 कट जाएगा 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 पंचे 60 होता है, 12 5 जा 60, तो x की वैल्यू आ गई 5। x और y तो हमें मिल गए, x और y पता होने का मतलब हमें सर्कम सेंटर मिल गया O, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आ गए x, 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, ये आंसर। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें रहती है लेकिन आंसर बड़ी आसानी से आ जाता है, इसका हमने पता कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट कितना है 5, 2। तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया, फार्मूला नहीं लगाना है, बस डिस्टेंस फार्मूला 2 बार लगा के आंसर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, और आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि सर्कम सेंटर क्या होता है। तो आज हमने सीखा कि सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, फिर इन सेंटर कैसे निकालते हैं, उसके बाद सर्कम सेंटर कैसे निकालते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने सीखा था कि ट्रायंगल का एरिया कैसे पता करते हैं और क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता करते हैं। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बेसिक पार्ट थे, जो अच्छे अच्छे टॉपिक थे, उनको हमने सीख लिया है। आगे के वीडियो में आपसे मैं जब मिलूंगा तो मैं उसमें आपको पढ़ाऊँगा स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे आप CDS की तैयारी कर रहे हो या फिर NDA की तैयारी कर रहे हो या किसी अदर डिफेंस एग्जाम के लिए जहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिलेबस में होता है। तो स्ट्रेट लाइन आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आसान भी होता है लेकिन स्कोरिंग होता है, तो आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखने के बाद अब आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत आसान टॉपिक लगेगा। ये सब बेसिक बातें आपको ना पता होती तो शायद स्ट्रेट लाइन सीखने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम होगी। बस एक काम जरूर करिएगा, जितना भी मैंने वीडियो बनाया है जा करके चैनल पे या प्लेलिस्ट में जा करके उसको देखिएगा और सीरियल वाइज हर एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और वीडियो से पढ़ने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले नोटबुक लेके बैठिए, पेन और पेपर लेके बैठिए, मैं कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ उसको नोट करिए, फिर जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उस पर वीडियो पॉज करिए और खुद से लगाने का ट्राई करिए। खुद से नहीं होता है तब मेरे सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से लगाया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको पढ़ाते हैं स्ट्रेट लाइन के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारी पढ़ाई करते रहिए, जिससे आपका एग्जाम जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके। जय हिंद एवरीवन।